किताब उर्दू अफ़साना एहते हाज़िर में जिल्द दोम मरतब राबिया रबा अफ़साना निगाह सदीक़ आलम पैदाइश 21 अप्रैल 1952 पुरिया मगरबी बंगाल तालीम MA अंग्रेज़ी LLB कलकत्ता तसनीफ़ आखिरी 6 अफ़साने 1988 लैंप जलाने वाले अफ़साने 2008 अफ़साना खुदा के बंदे। इसका गुजर बजते आत्माएं बरजो गुंबद कंगूरों से उतर आईं। वो गैर मुस्तमिल गिरजाघर के हर तारीख और नीम तारीख को इशे पर कब्जा जमा लेती। इंसानों का क्या हाल है वो आपस में दरियाफ्त करती। भूत अगर बदसूरत होते तो चुड़ा दो के बाल इनके कूलों पर गिरे होते। इन्हें आत्माओं का ये तजस्सुस बड़ा ही मज़ाक़ नज़र आता है। मरने के बाद भी लोग एक दूसरे की ग़ीबत से बाज नहीं आते। वो आपस में सरगोशी करती। इनकी क़हक़हों में पुरानी दीवारों और सतून हिलने लगते। इंसानों से किसी दूसरी चीज़ की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। चुड़ैलें पूरे मामले में से बेजार लगती। उन्होंने दुनिया को हज़ार ज़ाविये से देखा था, परखा था। इन्हें ज़िंदा इंसानों कितने ही टोनों टोंकों से गुजरना पड़ता, इनका सितम सहना पड़ता। ऊपर से इंसान का ताज्जुब, बेजा खौफ और बेजमी अलग और बेरहमी अलग। चुड़ैलें अक्सर लटकते पिस्तानों को मसलती, मरोड़ती और रोते की कोशिश में दांत कचाकच थी। मगर आंसू तो बहरहाल इंसानों का कब्जा था। इंसान जिसने अपनी आहों से आसमां को सिया कर रखा था। इंसान जिसने अपने आंसू से समंदर को नमकीन बना दिया। मगर ये कहानी इसके बाद की शुरू की जा सकती है जिस दिन मुरली नस्कर पूरी तरह पागल हुआ। इसके घर के पिछवाड़े एक कुतिया ने बच्चे दिए। इस कुतिया के एक बार मुरली ने अपने तसर्रुफ में लाने की कोशिश की थी। मुरली के बाल लंबे थे। घर वाले इसकी मौत की दुआ मांगा करते। दरअसल मुरली नस्कर का सबसे बड़ा ऐब यह था कि आप ऐसे बुरे से बुरे काम की उम्मीद कर सकते थे सिर्फ थोड़ी सी रकम की हो। उसने अपने जिस्म के आम गुजरगाह बना डाला था। जेब कुत्ते से उसके पास पैसे रखते और तवाइफें उससे साथ लेकर डॉक्टरों के पास जाती। मगर कोई इसके दिल से पूछे तो इन जरासीम बरदारों के शहरों की अदाकारी करते करते थक चुका था। वो चाहता था कि कोई सही मानों में इसका बच्चा पेट में लेकर इसे गिराने डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर जो बीमारी का आला गर्दन से लटकाए अपनी पहली ही फुर्सत में औरतों को मेज पर लेट जाने की राय डालते। औरतें जो पेशे से तवाइफ लोग थी मगर जिन्हें मर्दों को उंगली से टटोलने जाना अच्छा नहीं लगता। मगर खुदा की बात आपकी आत्मा पर किसी का पूरा हक बनता है वो डॉक्टरों का है जिसके बाद आपका जिस्म पूरी तरह आपका नहीं होता। मुरली नस्कर को पढ़ने का शौक़ यहाँ तक खींच लाया था। इसके माँ बाप दोनों सुतेले थे हुए और किसी न किसी तरह मुरली नस्कर जैसे मर्द से पीछे छुड़ाने में कामयाब हो गए थे। मगर कलकत्ता आकर इसने इस नतीजे पहुँचने में देर न लगाई कि ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती। इसके पास ना हॉस्टल के अखराजात के फैलने के पैसे थे, ना किताब और कॉपियों के लिए। शायद वो भी दूसरे हज़ार लड़कों की तरह वारागर्दी करते करते एक पतली कॉपी थामे BA पास कर लेता और कहीं कलर टीचर का अहदा संभाल कर एक बकवास और बेरोज़गाराना ज़िंदगी गुजारता। मगर सोना का गाछी के दलाल गिरजाशंकर ने उसे संभाल लिया और किसी पिटी ज़िंदगी से निजात दिलाई। गिरजाशंकर इसकी मुलाकात लोकल ट्रेन के अंदर हुई थी जहाँ से वो अपने साथ सोनागाछी ले आया था और मेहंदी लक्ष्मी के कमरे में इसका ठिकाना तय कर दिया था। ठीक इसके एक हफ्ते बाद गिरजाशंकर को पुलिस उठाकर ले गई थी। गिरजाशंकर थाने के इंचार्ज के पास गया और प्रसाद के लिए कोठों से हफ्ता वसूल करता था। ये बात मेहंदी लक्ष्मी ने मुरली नस्कर को बताई। मेहंदी लक्ष्मी की उम्र ढलने लगी थी इसलिए मैं सब अब गाहक नाजी रजा पाती। फिर भी सोनागाछी के पूरे इमाम बख्श लेन देन में वही सबसे माकूल हराफा थी जो बैक वक्त गाहकों के साथ भी बैठ जाती और मासी का फर्ज भी निभाती। अपने पाप कम करने के लिए उसने अपनी चारों दीवारों की देवताओं की तगरों से ढक रखा था। मुरली नस्कर जैसे पढ़े लिखे लोगों की मदद करना इसकी दूसरों में जो गलत था। अपने कमरे में चादर लटकाकर मेहंदी लक्ष्मी इसे 2 हिस्सों में बांट रखा था। अपने हिस्से में मुरली नस्कर
आचार्य जिनेश की किताबें पढ़ा करता था, जिन्हें वो गोल पार्क की एक लाइब्रेरी से चुरा कर लाता और पढ़ने के बाद एक सिंधी को बेच देता, जिसे वो फ्री स्कूल स्ट्रीट में पुरानी किताबों की दुकान थी। दूसरे हिस्से में मेहंदी लक्ष्मी अपने धंधा चलाती, खाने पकाती और रामायण का पाठ करती और अपने फर्जी शौहर नवल पुरोहित के लिए मांग में सिंदूर भरा करती। नवल पुरोहित मुरली उसके पूछता, वो जिंदा है तो इसे तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम क्या समझते हो, तुमने दो चार केचर गया पढ़ लिया है, पूरे ज्ञानी हो गए। और मेहंदी लक्ष्मी कहती, अपनी बात वापस ले मुरली, वरना वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि पूरे मंदिर आर्ट बाट में इसके जैसा बड़ी कोई दूसरा नहीं। अजीब बात है, मुरली मुस्कुर कहता। निश्चय को पढ़ने के बाद इसके अंदर जो बेदार हुआ तो वो फौरन मर जाता। वो सर खुजाते हुए कुछ सोचने लगता और ये सब इस वक्त तक चलता रहता जब तक कि मेहंदी लक्ष्मी के जिंदे का वक्त ना हो जाता। अपने गाहक के साथ मेहंदी जब कमरे में के दूसरे हिस्से में दाखिल होती तो डोरी से लटकी चादर को कोटा के चकाकर पान को खुद दांत में चिपकाकर हंसती, बहुत आंखें खराब कर ली तूने मुरली, अब कुछ टीवी भी देख ले। और मुरली नुस्कर अपनी किताबें समेट कर निकल जाता, मगर कभी कभार वो भी सफ़ेद तस्वीर और टीवी से जा चिपकता जो गली के कोने में पटवारी की दुकान में चलती ही रहती। यहाँ बूढ़ी और कम उम्र तवाइफों जिन्हें अपना पेशा अभी शुरू नहीं किया था, नाकाम दलालों और मुंतज़िर ग्राहकों की अजीब भीड़ में लगी रहती। यहाँ गलियों की सड़कों से गुजरती हुई ठंडी हवा आती, लोग दीवारों पर थूकते या पान की पिचकारियाँ मारते। अक्सर एक आध सियासी लीडर का भाषण भी हो जाता। यानी यहाँ ज़िंदगी कुछ इस ढंग से चली थी जिस ढंग से आम मतलब गुजरगाह चला करती है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि शरीफ मोहल्लों में लोग गुनाहों के खौफ से सहमत हुए ज़िंदगी गुजारा करते, जबकि यहाँ इंसान का ज़मीर पाक व साफ था, सब कुछ आया था तथा वाइफें अपना धंधा किसी मजदूर की तरह अंदाज से चला रही थी। दलालों को अपने घर के संसार थे और ग्राहकों को एक महज़ब दुनिया में वापस लौटना होता। सिर्फ मुरली नुस्खत इस पूरे मंजर में कहीं फिट ना होता तो इसने सुरेंद्रनाथ कॉलेज यूनियन के दंगों में पना ली। इसने महात्मा गांधी रोड पर सियासी झंडा उठाया और ट्राम की पटरियों के बीचों बीच खड़े होकर छुरे चमकाए बम बनाने की सीखा। कांग्रेस पार्टी के एक हमायती मुंडे गोपाल के कान काट कर इसे कंटुट्टा गोपाल की शौर्य तथा किया। और जब फाइनल में कंफर्टेंस शुरू हुआ तो मेहंदी लक्ष्मी के कमरे में लंबी नींद की आदत डाल ली। अक्सर मेहंदी की जगह ना पाकर उससे लिपट कर सो जाती। वो ख्वाब की हालत में मेहंदी लक्ष्मी का निकलता रह गया था, मगर गाहकों के हाथों बेरहमी के साथ पिस जाने के बाद मेहंदी के अंदर बेदारी की सकत कहाँ थी। वो इस वक्त तक न जगती जब तक खिड़की से धूप उतर कर इसके चेहरे को तवे की तरह गर्म न कर डालती। जागने पर उसने मुरली ने इसका पत्र रसाता और वो इसके लिए चाय बनाती, इसे टूथब्रश थमाती और आड़े हाथों लेती। तू पढ़ने आया है कि क्या मैं समझती थी मैं पुनिया कुमारी हूँ और पुनिया मेरी जूती, तो आखिरकार बड़वा ही निकलेगा। मुरली चल भाग, जल्दी से पढ़ लिख कर दूर हो, मुझे और भी काम है बहुत से, जैसे तुझे इससे मतलब जा पढ़ लिख सब ये समाज में लौट जा। ढेर सारी लड़कियां सीने बरबज सजा कर तेरे बच्चे जनने के लिए उतावली बैठी हैं। मुरली ने उसका खिखरा कर हंसता, चलो ये भी सही है। वो सोचता, जब ये तवाइफे बच्चे जनने से नहीं चुकती तो शरीफ घराने वाली लड़कियां क्यों पीछे रहें। शरीफ घराने दोबारा खिलखिला कर हंसता, तवाइफे भी यानी सिंदूर डालती हैं, हजरत तगड़े टांगती हैं, शौहर का ढोंग रचाती हैं। पर सिर्फ इतना है कि सभ्य समाज में जहाँ बीवियाँ कमाओ होती हैं, वहाँ लोग शौहर और बीवी में न जाने कैसे इम्तियाज़ करते होंगे। मुरली निष्कर्ष मार्क्स के बताए गए औरत मर्द के ताल्लुकात में इस्तेसाल के पहलू से बेचैन रहता था। वो तो वाइफों को समझ सकता था, मगर बीवियाँ उनसे उस पर तरस आता था। सुबह से आधी रात के कामों के लिए उनको एक चौथाई मुआवजा भी नहीं मिलता, बल्कि अक्सर औक़ात तो वक्त की रोटी तन ढकने के लिए कपड़े भी ढंग से नहीं होते। सुनोगा जी, अपनी जो समझा है क्या, चल साला चल, हर धंधे का टाइम है, मगर अपनी फर्ज कलम में तो सबसे बाहर निकलने का रास्ता था। रास्ते तो कई थे और इसे रोकने वाला भी कोई नहीं था, मगर वहाँ से निकल जाने के बाद कौन सी दुनिया में भला सिवाय सभी दुनिया के तो भी ऊँट पर टांग दिखाई देती है। यहाँ से उसने एक दिन अपने अंदर के कोलंबस को जागता महसूस किया, मगर उसने देखा कि सभी दुनिया की शुरुआत दरअसल ट्राम लाइन पर खड़े निगरान पुलिस लोगों से होती है, जो कोठों से अपना हिस्सा वसूल करते। दलालों की दीवी
खीनी भागते थे और वाइफों से गप्पे लड़ाते थे, और इनसे परे दुकानदारों में बोर से बैठे थे, या वो बिजनेसमैन थे जो अपने काले पैसों को सफ़ेद के लिए हथकंडे अपनाते थे, या सरकारी अफसरों के बाबू थे जो रिश्वत के पैसे से पनपते गाड़ियों में घूमते और घरों में एयर कंडीशनर अपनी बीवियों में आँखों में अमिताभ बच्चन कहलाते थे। ये स्कूल कॉलेज थे जो इनके अपने बेईमानी हो चुके थे। वो असल शहर कहीं तो जिस पर हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। वो दिल दिल में सोचता, न जाने इसके बाशिंदे कैसे होंगे। एक बात तय है, वो बड़ा दिलचस्प होगा। वो इस ख्वाब में जिंदा था, लेकिन आखिर सबको से कहानियों की बातें खुद को समझाता। अच्छा फर्ज कर दो हमने इसे पाले थोड़ी अर्से में, क्या हम लोग इसके अंदर सोना गंशील ना डालेंगे? क्या ठूस कर रुबारी लेन देन वहाँ नहीं होगा जो अभी है? क्या उससे सियासतदान आज से मुख्तलिफ होंगे? क्या शहर की तारीख उससे जुदा होगी जो हम मोटी मोटी किताबों से बचा कर रखते हैं? मुरली लश्कर तो हिंदू है। हाँ झूठ, तेरे पास कुरान है, बाइबल भी है, गीता भी है। चल पतलून उतार के दिखा, आज फैसला हो जाना चाहिए। मुझे लगता है तू मुसलमान है। अगर मैं मुसलमान निकला तो इससे ना तेरी दुनिया बदल जाएगी ना मेरी, मगर तेरा ध्यान इस बात की तरफ क्यों है? टीवी में खबर बहुत देखने लगी है लक्ष्मी। आजकल धर्म के नाम पर लोग अपनी सियासत चिपकाने में खूब मसरूफ़ है। तू दौड़ता है यहाँ इससे, ये पता होता है कि इसका डर समझ लेना, इसे मारना डालना कैसे मार डालना। मेहंदी लक्ष्मी का चैन गटपट हो जाता। मुझे इसका मुस्कुराता, मेहंदी कितने सारे देवी देवताओं के तुम अपने दीवार पर टांगे रखा है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता? कैसे नहीं सोचता? इस उम्र में तो इतने सारे गाहक क्या आसमान से टपक कर आते हैं, ये इन्हीं देवताओं की कृपा है। मेरा मतलब है। फिर मुरली मुस्कुराता, हाँ वो तो है। फिर मेहंदी लक्ष्मी अपनी जीत से सरसार छत की धूप में सब बात सिखाने बैठ जाती है। बात मेरे बचपन की जारी होती। इन दिनों से मासी का दौर था। मैं लाल में फीता लगा कर स्कूल जाती। मेरे जोबन के बाहर पहले ही मेरे तो आशिक पैदा हो गया, बिल्ला और ताला। बीच में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तू भी एक वैश्य की बेटी थी। तो वो तो है भाई, वो तो बिल्ला और तारा मेरे दो आशिक थे। बिल्ला को कुत्तों से भी बहुत लगाव था। वो गल्फ स्ट्रीट से कुत्ते चुरा कर लाता और मुझे दफा देता। बड़े प्यार से प्यारे कुत्ते होते हैं, वो घने बालों वाले, बटनों जैसी आंखों वाले, कभी कभी बगैर दुम के भी बिल्कुल सी छोटे पाँव वाले, जैसे इनके घुटनों के नीचे हिस्सा ज़मीन अंदर होता है। तारा कम बोलता था, मासी का छोड़ा हुआ जासूस था, पुलिस के लिए भी बुरी करता था। एक दिन बिल्ला और तारा में उस तरह चल गया, फिर दोनों जाने कहाँ गायब हो गए। अजीब कहानी है तेरी भी। मेहंदी ना सुनो तो दिल तो से बेचैन, सुनो तो इसमें कोई दम नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कहानी अच्छी थी तो बस उससे ज़रा पहले से आ गई लगता है। चल जा मुरली, मेरी ज़िंदगी की कहानियों से भरी है, तेरी तरह नहीं कि बस पुस्तक की पुस्तक। मैं बताऊं, एक बार गुजराती सेठ ने मुझे मुंबई ले जाने के लिए बेचैन हुआ था। मैं उसे बहुत कम सुनती। मैंने उससे भी पूछा मुंबई में क्या सेठ? इसने कहा समंदर है। मैंने पूछा समंदर के अलावा क्या? बड़ी बड़ी इमारतों में के अलावा क्या? फिल्म सिटी। तो मैं पूछा वहाँ सोनागाछी है। इसने कहा उससे भी बड़ी बड़ी, मसलन इसे पूछे मोहम्मद अली रोड, तो वहाँ से कोई मेहंदी लक्ष्मी की नहीं उठा लेता। बड़े फिर इसने सिक्का मासी के मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि मुझे कोठी छोड़नी पड़ी। बाद में सिक्का मासी खुद मुझे वापस लेने आई, मगर तब तक मेरे दिन भर चुके थे। ज़्यादातर वक्त मुझे इसका छत की कमज़ोर मुंडेर पर जा ताकि करता मौत और उनके ऊपर कोई हिंदी फिल्म के गीत की मशक किया करता। ऐसे कोई कहा मेहंदी लक्ष्मी के बिस्तर पर छोड़ गया था। जब वो इस मशक उगता जाता तो दूर तक इस खंडरनुमा पुरानी इमारतों के सिलसिलों को घूरता रहता, तकता रहता। इसकी छत पर वाइफ नहाती धोती, खाना बनाती, बच्चे खिलाती और छत के रूप में बाल सुखाती नजर आती। नीचे खुदा की मखलूक अपनी ज़िंदगी जी रही है। खुदा का बनाया हुआ आसमान था जिसमें इंसानों की जगह पतंग टांग रखे थे, जैसे इनकी डोरियों पर ज़मीन की खंडर इमारतें लटक रही हो। वो सोचता मेरे यहाँ होने का मकसद, एक ठंडी सांस लेकर दोबारा सोचता यहाँ होकर कौन सा तीर मार देता। वो मुड़कर मेहंदी लक्ष्मी से मुखातिब होता, अच्छा मेहंदी, अगर मैं चला गया और बिल्ला तारा की तरह तुम्हें याद रहूँगा तो ना तुम मेरा बिल्ला ना तुम मेरा तारा है। तुझे याद करना है ना करना है क्या? तभी तो कोई फैसला नहीं कर पाता, किसी को तो मेरी फिक्र हो। इस दिन मुरली ने मुस्कुरा कर सोचा, एक नई शख्सियत चाहिए। उसने पूछे उगानी शुरू कर दी और इस मामले के लिए किसी की मदद चाहिए थी। मगर गिरजाशंकर इसके ताल्लुकात पहले जैसे नहीं थे। गिरजाशंकर चूना गली में एक वाइफ से प्यार चाहकर कोट नोट रोड पर 3 नंबर पुल के नीचे एक ममनुआ झोपड़ी खड़ी कर चुका था और बच्चे उगाने में मसरूफ था। इसने चूरगार्ड में चाय की एक दुकान भी खोल ली थी जहाँ गप्पी लोग अड्डा देने जाते। एक दिन मुरली ने उसको देखकर मुस्कुराया तो इसलिए लकड़ी पर बेंच पर बैठने को इशारा किया।
करके आँख मारी। जिसने कहा था तुझसे मुझे को खाने के लिए, वैसे मैं तो इतना बुरा नहीं लगता, मगर किसने कहा दिल ने दिल की बात ना माना कर। मैंने दिल की बात मानी। अब देख मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरी ये चाय की दुकान कुछ बुरी नहीं चलती, मगर तेरी भाभी भी हर दूसरे महीने बीमार पड़ जाती। कौन सी बीमारी? औरत की बीमारी। इससे ज़्यादा ना पूछा करें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अब हमारे हालात इतने तो बुरे नहीं, मगर इतने अच्छे भी नहीं। अच्छा तो ये बात है, तुम पछता रहे हो गिरजा। मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि आदमी हर बार खुद को बदल ही पाता है। वापसी एक सुनसान गली की राह में एक गैर मुस्तकिल गिरजाघर के फाटक के सामने मुरली ने पेशाब करने के बाद उस पर ऊपर खींचा तो इसका जो इतना सटक गया वह दरअसल से चिकन निकल गई और इसका आंखों ने एहतियात से लिप लगाकर वो लोग ढलवान के फाटक से सहारे बैठ गया। इसका सीना काँप रहा था। इसने अपने दिनों से पूछा और टेस के मध्यम पर इंतजार करने लगा। दर्द की मतवातर टीसें हो रही थी। इसकी मुलायम जल्द कोई चोटी की रह रखी काट थोड़ी देर बाद इसके दरवाज़ दुरुस्त होने हुए तो इसने जख्म की जगह देखने की हिम्मत हुई। कहीं खून बह ना गया। इसने फाटक की तरफ देखा। फिर एक बार भी कमी जंजीर लटक रही थी, मगर जंगलों के निचले हिस्से को आग के पीछे पाकर इतनी जगह निकाल ली गई थी कि इंसान को सख्त मेहनत के बाद और कुत्ते आसानी से अंदर जा सकें। वो भी अंदर पहुंच कर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया और इसने लेपर को नीचे खींचा। एक जगह जल्द इस तरह कट गई थी कि खून की नन्ही सी बूंद निकल कर रह गई थी। जब लगाकर वो गिरजा करके टूटे फूटे सहन में चलता हुआ चबूतरे के पास पहुंचा और एक कोने पेड़ के नीचे बैठकर इसने सर झुका लिया। गिरजाघर की खिड़कियों से ज़्यादा तर शीशे धुंधले हुए महफूज थे। दाखिले के चौबी दरवाजे पर एक दूसरे का पीछे लटक गया था। यहाँ कुछ लोगों ने इसकी कोई ना कोई मसरूफ ज़रूर निकाल लिया होगा। इस रखने से गिरजाघर के अंदर कुछ दिखाई ना देता। बाएं एक तरफ मरगोलेदार सीढ़ी मीनार की तरफ चली गई। अंदर से चमका तड़की पेट की वो इतनी बुधवार थी। अगली बार इसकी गिरजाघर शंकर से मुलाकात इसके ठिकाने पर हुई तो इसके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। गिरजा ने सर मंडवा लिया था। इसने शदीद बुखार भी था। तुम्हें कंपनी अस्पताल जाना चाहिए। मुरली ने मशवरा दिया। ये अस्पताल सियालदह स्टेशन के करीब वाक़ई है। मैं जा चुका हूँ। उन्होंने मेरे खून की जांच पड़ताल की। कल रिपोर्ट मिल जाएगी। इसने चाय के घूंट लेते हुए कहा जिसे सिया दलारी बना कर लाई थी। ये सिया दलारी को देख कर नहीं लगता कि अभी वो जो न गली में जिस्म बेचा करती होगी। 3 लगातार बच्चों के बाद इसका जिस्म फैल गया था। सिंदूर वो जमकर लगाती थी और बलाना पूजा पाठ में लगी रहती। इसकी गैर कानूनी झोपड़ी रेलवे की पटरी से बस हाथ भर के फासले पर खड़ी थी। झोपड़ी के खुले आंगन में एक पतले बांस पर भगवा झंडा लहरा रहा था, जिसमें हनुमान जी की हाथ में गदा और दूसरा हाथ में पहाड़ उड़ रहे थे। पटरी पर लोकल ट्रेन हर 10 मिनट पर दौड़ा करती और झोपड़ी को हिलाती रहती। तीनों बच्चे इन पटरियों के आसपास रेंगते हुए बड़े हुए। मुझे तो तेरा पहले का धंधा ज़्यादा मायने दिखाई देता था। मुरली ने नुस्खने और भाग कर तूने सत्यानाश ही कर डाला। तू जा बड़वागिरी करके गिरजा। शंकर ने गुस्से से कहा तो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। किसी डंडे की रखील बन जा मुरली। इससे ज़्यादा तेरा और दूसरा कोई मसरूफ़ भगवान के पास भी ना होगा। चाहे चाहे अच्छी थी भाभी। मुरली ने कहा बस ऐसा है कि मेरा ज़रा दिल की बात करता हूँ। मुझे वो अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, वर्बल डायरिया है क्या? क्या दोनों पत्नी एक साथ ने कहा। जाने दो। मुरली ने नुस्खा ने उठते हुए कहा अगली बार आऊँगा तो बच्चों के लिए चॉकलेट लाऊंगा और इसके बाद बगैर चॉकलेट क्या होगे तो बच्चे तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। शंकर खांसते हुए कहा इस चक्कर में मत पड़ना मुरली। बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं हो। बच्चे किसी काम के नहीं होते। ये बड़े होकर अपनी दुनिया होकर लेते हैं। हमारी तरह दूसरे हफ्ते मुरली ने उसका जब गिरजाशंकर के चाय करने पहुंचा तो वो अड्डा उठ चुका था। रेलवे की पटरी के किनारे झोपड़ी तो भी तोड़ी दी गई थी। इसके आसपास लोगों को पता चलाने की कोशिश की। गिरजाशंकर के बारे में नहीं कोई जानता था। वैसे भी पटरी के किनारे कोई आबादी तो थी नहीं, से झाड़ियाँ थी। एक मत रुक रेलवे यार्ड के टूटे फूटे साहिबान और खंबे। मुरली चॉकलेट खाता हुआ कोलकाता की सड़कों पर नजर डालता वापस लौटा। इसने मेहंदी लक्ष्मी को अजीब गरीब वाक़या बताया। गिरजा ने ठिकाना बदल लिया होगा। मेहंदी ने पान की कोने में मारते हुए कहा बड़ा चला के। गिरजा चूना गली के सबसे खूबसूरत अंडी सिया दिलारी पर हाथ मार दिया। वैसे गिरजा बहुत बीमार था। मेहंदी भी पहले क्यों ना बताया। अस्पताल देखा, बस यही चूक हो गई। मुरली ने उठते हुए कहा कंपल अस्पताल से ज़रूर कुछ पता चलेगा, मगर इतने बड़े अस्पताल में लोगों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में डिस्चार्ज होते। गिरजाशंकर के बारे में पता लगाना मुश्किल काम था। कई दिन मुरली दवाओं से महकते अस्पतालों की गलियाँ घूमता फिरता रहा, मगर एक अक्लमंद दरबान ने उसे
मुर्दाघर के बारे में बताया, मगर वहाँ भी रजिस्टर जयशंकर का नाम नहीं था। मैं भी कहती हूँ जयशंकर का ठिकाना बदल लिया होगा। मेहंदी लक्ष्मी बोली, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे ठिकाना बदलते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि न गरीब जो रोसे माहले के भी भाभी भी होती है। तू बस मेहंदी सटिया गई है। मुरली ने कहा, जाने गाहक तेरे में क्या मज़ा लेते होंगे। गाहक अपना मज़ा खुद लेकर आते हैं। मेहंदी अपने पान को खुद दांतों से दबाकर मुस्कुराती हुई, हम लोग तो बहाने बात बनाते हैं। वाकई मुरली मुस्कुराए। मैंने इसकी नज़र से बात को कभी नहीं देखा। उसने गली में आने को वाले को गौर से देखना शुरू कर दिया। वाकई एक हकीकत थी, लोग अपना मज़ा खुद लेकर आते हैं। भूखी आंखें, राल टपकता होठ, गली में दूर ये खड़ी वैश्याओं के सरापे को नजर डालते हुए कम से दरवाजे, उम्र बूढ़े जवान, शादीशुदा खैर शादीशुदा रंड। अगर वह इस नगर की गलियों में आवारा घूमना शुरू कर दें तो वैसे को पहचान ले, मगर हासिल क्या है इससे, क्या अपनी उनकी दुनिया बदलेगी। इसने धीरे धीरे दिलालों के साथ बैठना शुरू किया। दिया लाला, रहीम, बगीचा, गुलाबचंद, कंगन कोठार की छोरियाँ बस देखने के लायक होती हैं। लाला छत्तीसगढ़ के एक गाँव का जिक्र कर रहा था। इन शहरी लड़कियों की तरफ पलक नहीं, बदन की नार की तरह गुदास और उंगली से ठोकर टन, मगर सालियाँ कलकत्ता आना नहीं चाहती। बांग्लादेश की लड़कियों ने सारा बजा ख़राब कर दिया। बगीचा ने खेती ठोकते हुए कहा, और भैया आजकल की कम से लड़कियां चली आ रही हैं। अबे गुलाब, उसे याद आया, अबे लैरेटों की जो लड़की थी ना, अब नज़र नहीं आती। क्या नाम था उसका? उसका ब्याह हो गया रे। रहीम खिलखिला के हंसा। इसके दांत पीले हो रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे और गली में दाखिल होने वालों पर नजरें भी रखे हुए थे। एक दिन मेहंदी लक्ष्मी ने इसे वहाँ बुलवा भेजा और एक उधर उम्र का नाटा आदमी मुरली का इंतजार कर रहा था। सैयदलारी मेहंदी ने पान को दांतों को जमगाते हुए कहा, वह चूना गली में तेरी बात जो तेरी हट जो हो रही है, मामला क्या है? मुरली ने नाटे आदमी से पूछा। मुझे मेहंदी लक्ष्मी की बनाई हुई चाय सड़प रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं, वो भी कोई दलाली था। बस सैयदलारी ने प्रार्थना की, सो तुम तक संदेश पहुंचा दिया। अच्छा, वह भी कभी और जवाब आन पड़े तो ज़रूर याद रखिएगा। मेरा नाम हरिनाथ है। तू चूना गली नहीं जाएगा? हरिनाथ ने के जाने के बाद मेहंदी लक्ष्मी ने पूछा, नहीं, कारण? अब किसे कारण बताता? फिर हूँ भला, बस नहीं जाता। अगर उसने झूठ कहा। फुर्सत मिलते ही वो सीधा चूना गली की तरफ निकल गया। इसने सैयदलारी को तीन बच्चों के साथ अपने साथ माले पर लकड़ी के एक कोठे के अंदर बैठा चाय पाया। वो सब छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। इसने मुरली को देखकर भारी पेस्तान साड़ी की आंची में छुपा लिया। गिरजा किधर को ऐसी है तू? मुरली ने पेशा पर्दा मुंड से पर बैठे हुए कहा। इसे चूना गली नींद बहा रही थी। यहाँ आकर पास की गलियों से चमड़े के गोदामों को कितनी सराउंड बह कर आती है, जैसे जरासीम होता रहा हूँ। मेरे को क्या मालूम? सैयदलारी बोली, बस एक दिन वो दिखाई नहीं दिया। साला मर्द सब एक जैसे होते हैं। मुरली को पता था कि वो झूठ बोल रही है। इसने पहली बार सैयदलारी के सरापे का जायजा लिया। अगर इसका जिसम पहले की तरह नहीं रहता था, मगर चूना गली के लौटने के बाद उसका खोया हुआ कुछ वापस लौटने लगा था। मुरली ने एक ठंडी सांस ली। ग्राहक लेने लगी हो क्या? अभी तो नहीं। ये सैयदलारी फिर दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया। मुझे एक आदमी चाहिए। वो हरिनाथ, क्या बुरा है? नहीं, सैयदलारी बोली, नवा आदमी चाहिए। आजकल ग्राहक अपनी पसंद की रंडियाँ खुद ढूंढ निकालते हैं। बड़ी ताकतवर ऐनकें लगा कर आते हैं। मुरली ने माहौल गंभीरता को कम करने को कहा, मैं नीचे खड़ी नहीं हो सकती। सैयदलारी बोली, मेरे 3 बच्चे हैं, इन्हें अनाथ आश्रम में डाल दो। तुम ही डालो। मुरली ने देखा सैयदलारी की आंखें गीली हो रही थी। मुरली खिलखिला कर हंस पड़ा। ऐसी नरम पड़ेगी तुझे जी सकेगी सिया? मैं वादा नहीं करता, मगर गिरजा का लिहाज है मुझे। गिरजा ने एक बार मुझे बढ़वागिरी के ताने दिए थे। आज उसकी जोरू मुझे इस रास्ते पर लगा रही है। जीवन के सारे रास्ते एक जैसे होते हैं। सैयदलारी ने अपनी सारे के पल्लू सास से पूछते हुए बोली, कहीं पर कुछ अच्छा है तो कहीं पर कुछ बुरा, मगर कुल मिलाकर सब एक जैसा है। ये तो मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा। सैयदलारी से पढ़ ले। इसने बच्चे को चारपाई पर लिटाते हुए कहा। अपने बालों में कंघी करने लगी मुरली के सामने ही। इसने अपनी साड़ी बदल ली, बाल बांधे, मेकअप किया, बिंदिया चमकाया और इसे थोड़ा पीछे हटकर किसी मॉडल की तरह अपने दाहिने गले को हाथ रखकर खड़ी हो गई। मुरली का गला खुश्क हो रहा था। वाकई सैयदलारी बड़ी खूबसूरत थी। इसने आंखें दूसरी तरफ कर ली, आंखें फिर ली। सिया की आवाज़ आई, मैं इतनी अच्छी नहीं लगती तेरे को? अपने ग्राहकों से पूछना, तुमसे पूछती हूँ नहीं। फिर तो ग्राहकों से ही पूछना पड़ेगा। सैयदलारी मुस्कुराई। मुरली, गिरजा से तेरे बारे में जितना सुना था इससे कम नहीं तू। अरे तू तो बड़ों से भी गया गुजरा हो है। इसे सिया के
ग्राहक जुटाने में कठिनाइयाँ हो रही थी। ज़्यादातर ग्राहक कम से लड़कियाँ मांगते थे, मगर इसने देखा एक बार जो ग्राहक सिया के पास आता वो बार बार आता। मेहंदी लक्ष्मी को इसका काम का पता चला तो जब मुरली ने खुद इसे बताया, मेहंदी लक्ष्मी की सांस ऊपर नीचे खींची कि मुरली तू बढ़वा है। इसने कहा, है भगवान, में क्या क्या सपने देख रखे थे तेरे लिए, तू सपने बहुत देखती है मुरली, ऐसा ये बुरी आदत है। मेहंदी 6 माह के अंदर सिया दिलारी बिजनेस में पूरी तरह वापस आ गई। इसके बहुत सारे पुराने ग्राहक भी इसके पास लौट आए। इनमें से बहुत से तो समाज में बड़े कामयाब व्यापारी बन चुके थे। आधी रात को थका मांदा जब वो मेहंदी लक्ष्मी के पास चल लौटता तो इसे आड़े हाथों लेती। कुत्ता पीकर आने लगा है मुरली, सिया ने तुझे खराब कर दिया, साली चिना गाली दे ले, पर याद रखना मुरली नशे की धुन में बकता जाता, वो चूना गली की चंद्रमुखी है और मैं कुछ भी नहीं। मेहंदी लक्ष्मी गुस्साए, तू एक पुरानी हांडी हो, तेरे अंदर अब राख रह गई है। मेहंदी लक्ष्मी जूती लेकर इस पर पड़ती, वो मार खाता जाता और सीढ़ियों पर दलालों में भागता फिरता। बाकी लड़कियां खिलखिलाते हुए उस दौड़ का खूब मजा लेती, मगर जब दोनों थक जाते तो मुरली मेहंदी लक्ष्मी के सीने पर सर रख कर कहता, मुझे जोर की भूख लगी है मेहंदी, सब कुछ कितना खाली खाली सा लगता है, शायद रोटी से भर सके। और मेहंदी इसके लिए रोटी सेकने बैठ गई थी। पिछले 3 दिन से सिया दुलारी ने कोई गाहक नहीं लिया था। वो अपना कमरा बदल चुकी थी। नए कमरे में टीवी रेफ्रिजरेटर आ चुका था। इसने बच्चों को संभालने के लिए एक आया भी रख ली थी। इन दिनों वो सिलाई मशीन की सिलाई सीख रही थी। इसने सिलाई सीखने के लिए एक टोपी दाढ़ी वाले मौलाना आते सिया। हाँ, एक बात पूछूं? नहीं। मुरली ने सर खुजा कर किताब के अंदर नाक दबोचने की कोशिश की। क्या पूछना चाह रहे थे? थोड़ी देर बाद सारी सिया ने सिलाई मशीन पर अपना काम रोके बगैर कहा, गिरजा आखिर का क्या हुआ? आखिर मैं बताना नहीं, मैं नहीं जानती, तुम नहीं बताना चाहती क्या? गिरजा के बगैर जिंदगी नहीं चल रही। मशीन खट खट खट। अजब बात है। यकायक मुरली रुक कर उठ खड़ा हुआ और स्टूल पर बैठे सिया के पीछे खड़ा होकर इसकी गोरी मुलायम गर्दन को सहलाने लगा। क्या चाहिए तुझे? सिया ने गर्दन उसके हाथों से दूर जाते हुए इसकी तरफ उसकी आंखों से नाकते हुए कहा, आज तू नहा भी चुकी है, मगर मुझे तो औरत की जरूरत हो सकती है। दूर हट। सिया अपनी जगह से चल खड़ी। खबरदार मुझे हाथ लगाया। मगर क्यों? मुरली ने अचंभे से कहा, अगर तू समझती कि मैं वो चाह रहा हूँ तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मुरली, मैं कहती हूँ खबरदार। जो करीब आया इसने झुककर स्टूल के ऊपर ठंडा तो उठा लिया। कमाल है। मुरली दस्तबरदार होते हुए कहा, आखिर तुम हो क्या, एक वेश्या? हाँ, मगर सबके लिए नहीं। मैं काम छोड़ कर जा रहा हूँ, अपने लिए कोई दूसरा बड़वा ढूंढ ले। मुरली को अपने पीछे से किसकी सुनाई दी। तुझे भी पता है गिरजा को क्या हुआ था? कितनी भयानक बीमारी हो गई थी इसे। मुरली मुड़ा सिया की आंखों में काजल के खतरे तैरे थे। कौन कारपेट मलते ही इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो बोली, पुलिस वाले हमें भी पकड़ने आए थे, मगर अपने बच्चों के साथ भाग निकली। गिरजा पुलिस की हिरासत में वो अस्पताल से भाग निकला और इसने लोहाई पल के नीचे रेल से कटकर जान दे दी। मुरली का सर चकराने लगा। इसके पाँव के होते वो सिया के पलंग पर बैठ गया। और सिया, तुझे ये बीमारी है? मैं नहीं जानती, मैंने कभी जांच नहीं करवाई। मुझे फनकने तो नहीं देती, वो कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास तेरे साथ जांचती बात करने के लिए टाइम नहीं। सिया ने सिलाई मशीन पर बैठकर खटखट और कब शायद जब तेरे किसी काम की भी नहीं। मैं जा मैं कोई और नवा आदमी ढूंढ लेगा। मशीन के शोर का बीच आवाज़ में भरा ही मुरली वापस मेहंदी लक्ष्मी खुश थी। मुरली की नई किताबों पर प्यार से उंगलियां फेर रही थी, मगर मुरली वह चिड़चिड़ा सा हो गया था। सिया ने तुझे निकाल दिया। मेहंदी चमकते चहकते हुए बोली, मेहंदी अब बस भी करते, मुरली ने कहा। फिर मेहंदी ने कभी सिया का जिक्र नहीं छेड़ा। टूटे फूटे मकानों से करीबी मस्जिद के जान पर तफरीक कमरे में गुंजा करती। मुरली कमजोर मुंडेर पर जगह जेल कुआं से लहसुन आसमान को तकता रहा। बीच बीच में वो माउथ ऑर्गन भी होठ से लगा लेता और बजाना भूल जाता कि नीचे गाँव की भीड़ बढ़ती जा रही। इस तरह खला में थूक कर अपने गाने के बालों के अंदर अपनी उंगलियां फेर ली। मुर्शिदाबाद से आई हुई दवाई अपनी मोर बीबी बच्चे को कोलकाता कलक टीका लगा रही थी। मुरली, तू शादी क्यों नहीं कर देता? इसने पूछा। किससे? कौन मुझसे शादी करेगा? मोर बीबी। कौन करेगा? ये भी कोई जवाब हुआ भला? मुरली ने गहरे आसमान में तकते हुए कहा, जहाँ बादलों के बीच सुरधारियाँ तैर रही थी। जाने इस पर कोई लोग भी है कि नहीं? इसने खुद से कहा। सीढ़ियाँ तय करते हुए नीचे गली में उतर आया, जहाँ एक कटिया जमीन पर लेटी कर रही थी। कुछ खामोश बच्चे तमाशाई बने से घेर खड़े थे। जाओ घर जाओ।
मुरली ने उन्हें भगा दिया। वो तेजी से चुना गली की तरफ जा रहा था। इसे देखकर किसी औरत का विचार नहीं किया। सिया, तुझे धंधा बंद करना होगा। मुरली ने कहा, मेरे को तुझसे शादी बनाने का है। मैं तुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। तुझे हर हाल में धंधा बंद करना होगा। तू ये खतरनाक मर्ज नहीं फैला सकती। किसी ने तुझसे कह दिया मुझे कोई बीमारी है। कौन दिन भरेगा हमारा पेट में। सिया मुस्कुराई। सिया दिलहारी का बड़वा। हाँ, मुरली ने कहा, मैं तेरे बच्चों की परवरिश करेगा, तेरी जांच करेगा। फिर पल भर की सिया खामोश रही। फिर जैसे ही प्रेस्टर का दौरा पड़ गया। दूर हट, मेरी नजरों के सामने दूर हट, दूर हट, दूर हट। अपनी जिंदगी में इसने चाकू निकल देखा था। चूरी मुरली के बाएं हाथ में चमक रहा था। मुरली की पागलपन की खबर पूरे सुने गाची में आग की तरह फैल गई। मेरी लक्ष्मी कुतिया की नवाई ज़्यादा बच्चों को उठा लाई थी और उसके देखभाल में मसरूफ थी। जब इसे मृत्यु पर दौड़ती हुई मुरली थक गई और इससे ने पहचानने से इनकार कर दिया। कुछ बावरी पुलिस वाले मुरली के पीछे लगे थे, क्योंकि इस पे चुनागली वाली सिया के खून का इल्जाम था। पुलिस वाले दूसरे दुलालों के मदद से बांध कर लेकर, मगर कुछ दिनों बाद वापस आकर इसने मेरी लक्ष्मी की बालकनी के नीचे अपना ठिकाना बना लिया और बड़े बड़े बाल और दाढ़ी के अंदर उसका चेहरा आने लगा। वो अपनी स्लेब से कुछ ही फासले पर जी रहा हो। वो ज़्यादातर दीवार से बैठ लगाए गुजरते लोगों पर आग लगाया करता है। इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। इसके अंदर बिच्छू किलबिला रहा है, इससे दूर रहो। मेहंदी ने इसे किया 10 वापस ला निकली। इसकी सारी किताबें इसके पास भिजवा दी, मगर वो किताबें इसके पास पढ़ी नहीं, खोला तक नहीं। फिर एक दिन वो उठा कर नाले में फेंक आया। इनसे दूर रहो, इनसे दूर। नाले के किनारे में बैठ कर जिस बेकारी से कहा, अपनी इकलौती आँख से ताक रहा था। अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इनके अंदर बिच्छू किलबिला रहे हैं। गिरजाघर के अंदर आत्माएं गिरती जा रही हैं। लेके दरवाजे की तरफ भाग रही थी। गिरजाघर सकारात्मक के फैलाकर नहीं रुका। वो सिया इसने कहा, सब दूर रहा है, मगर आत्माएं इनके अंदर निकलती चली गई। सिया दुलारी का आत्मा अपने लंबे लंबे बाल बिखेरे नुकीली दीवार पर चलती चली जा रही थी। देखो देखो, वो कह रही थी, मुझे अब कुछ नहीं हो गया है। वो नंगी और खूबसूरत थी। इसकी आंखें सब्ज थीं और इसकी पस्तानों से दूध भी बह रहा था। और उसने गिरजा को पहचानने से इनकार कर दिया। गिरजा ने अपने लंबे नाखूनों के आगे निकाल के की कोशिश की। सिया की आत्मा एहतजाज किया, मगर इसकी आँख जाकर निकल चुका था, जिससे लापरवाह की इसकी दूसरी आँख मटक रही थी। तो मेरे बच्चे को क्यों छोड़ा है? वो हमारे बगैर से ज़्यादा खुश है। सिया की आत्मा ने कहा। मुरली आ तो तैयार कर नहीं सारी का तुम्हारे आसमान तरह जो का एक किताब का मुताला कर रहा था। इसने इसको देखकर खारिज से शहर की तरफ इशारा किया। तुम्हें इस शहर में गिननी आती और तुम्हें तो आत्मा। उसने पूछा, चुप रहो। मुरली ने जवाब दिया और जेब से मौत और गंद निकाल कर बचाया। ये आवाज़ किसी अनदेखी आत्मा की रोशन शहरों पर फैला, मगर अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी काम था।